बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज पीटीआई की जानिब से शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, जबकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इमरान खान करप्शन पर ब्रीफिंग देने वाली एजेंसियों के नाम बताने की हिम्मत करें। इस समय दिन भर जो हम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, पीटीआई की जानिब से इस वक्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हुकूमत पर कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया, और एक डिबेट हम इस वक्त मीडिया में देख रहे हैं सियासी जमातों के माबैन कि आया शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया या नहीं। इस पर सवालात भी अदालत ने उठाए। क्या समझ रहे हैं कि इस सियासी जो इस वक्त गहमा गहमी और सियासी तलखी देख रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा और क्या जल्द इसका अंजाम हम देख रहे हैं? देखिए, ये तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। मैं पहले आपको सिर्फ ये बताऊं कि शहबाज गिल इस्लामाबाद जो है ना, या पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो यानी दो शहबाज नाम के की शख्सियात के दरमियान घूम रहा है। एक हैं शहबाज गिल साहब और एक हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब क्या इस पूरे मामले को आज उन्होंने जो मुल्क में सैलाब आया है और बाकी सारे मामलात उनके ऊपर कोई तकरीब से खिताब वगैरह किया, लेकिन चूंकि तवज्जो जो है सारे मुल्क की वो शहबाज शरीफ से हट के शहबाज गिल साहब पे है, तो इसलिए हम इसको आप यूँ समझें कि शहबाज से शहबाज तक पूरा मुल्क फंसा हुआ है इसमें, ठीक है। जी। शहबाज गिल साहब का जो इशू है उस पर वो एक तो ये है कि उनकी रिपोर्ट पहले आई थी और एक उनकी जो रिपोर्ट है वो आज आई है। अच्छा, आज सुबह जो उनकी एक मामला हुआ वो बड़ा अजब सा है। वो ये है कि डॉक्टर्स ने उनको फिट करार दिया और उनसे कहा कि वो चले जाएं। अच्छा, इनकी आज की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यानी इनके एक्सरेज सारे नॉर्मल हैं आज की रिपोर्ट में, और इनका जो है वो चूँकि इनको एज़मा की प्रॉब्लम रही है तो इसलिए इनका स्पायरोमीट्री का टेस्ट भी करवाया होगा। वो पुअर हेड, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ उन्होंने एंग्जाइटी की वजह से। अच्छा, ड्यू टू एंग्जाइटी यानी परेशानी की वजह से वो एक ट्यूब के अंदर जो है वो कहते हैं सांस लेने को, और उसके बाद वो चेक करते हैं। अच्छा, फिर ब्लड टेस्ट किए उन्होंने, कार्डियक टेस्ट भी हुए हैं, बाकी वो सारे नॉर्मल के हैं, सारा जो मेडिकल बोर्ड बैठा था। अच्छा, और ये सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उसमें जितने भी हैं, जनरल मेडिसिन के, न्यूरो सर्जरी के, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के, तो ये सारे के सारे जो हैं ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं पिम्स के। अच्छा, और उससे पहले जो इनकी रिपोर्ट 17 तारीख की है यानी कल की, तो कल की जो रिपोर्ट है उसमें जो यानी तकरीबन इसको मैं नॉर्मल इसमें कहूँगा ब्रोंकोस्पेज़म, तो ये है कि एज़मा के अंदर यानी जो दमा है उनको, क्योंकि दमे की तकलीफ है बचपन से, तो उसमें जो मसल्स हैं ब्रोंकस के वो ज़रा थोड़े से टाइट हो जाते हैं, इसीलिए ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं उसमें। जो ब्रोंको डायलेटर्स को कहा जाता है कि वो दें या भाप लें या इस तरह से। तो वो मॉडरेट ब्रोंकोस्पेज़म इनको ऑडिबल वीज विद मॉडरेट ब्रोंकोस्पेज़म। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे वो ठीक थे। सॉफ्ट टिश्यू टेंडरनेस, डीप पैल्पेशन, जब बाजू को दबाया जाए, डीप पैल्पेट किया जाए, राइट ग्लूटियल रीजन जो बैक साइड है, उसके बाद जॉइंट पे राइट सैक्रो इलिक जॉइंट के ऊपर रंबोसैक्रल जंक्ट में फुल रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ लेफ्ट शोल्डर बट पेनफुल। अच्छा, बाजू जो है वो उसमें मुकम्मल था लेकिन तकलीफ बता रहे थे वो। अच्छा, अब ये जो पेनफुल है ये जो है वो जाहिर है कि डॉक्टर्स के बोर्ड ने कहा है, मतलब ये नहीं वो कह सकते कि पेन की कंप्लेन की है, मतलब पेनफुल उसमें पेन उनको फील हो रहा है। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट उसमें नहीं है, ईसीजी वगैरह बाकी चीज़ें नॉर्मल है सारी। लेकिन मैं जो उसके बाद सारा तमाशा लगा वो एक अजब सा था। अगर वो फिट थे तो उनको इस तरह कैसे लाया गया? मतलब अगर मतलब बिल्कुल फिट, बिल्कुल ठीक करके उनको भेजा है पुलिस के, तो वो व्हील चेयर पे कैसे आए? और व्हील चेयर के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है। जी। मतलब एक मरीज को जब आप डिस्चार्ज करते हैं, कोई, मुझे ये नहीं पता कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कैसे किया गया, मतलब हॉस्पिटल से एक्चुअली डिस्चार्ज कर दिया गया। तो जब डिस्चार्ज कर दिया गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और मास्क लगा कर डिस्चार्ज कर दिया गया, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। मतलब उस हॉस्पिटल में रोका जा सकता था कि अगर उनको किसी भी वजह से उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, देखें बंदा खुद नहीं कह सकता हॉस्पिटल में कि मुझे मास्क लगाओ जरूर,
या मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर दो साथ। जी। मतलब हॉस्पिटल वाले देख के उसको हर एक के साथ तो सिलेंडर अगर देने शुरू कर देंगे, हॉस्पिटल वाले तो सिलेंडर खाली हो जाएंगे। तो ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर ऑक्सीजन का उन्होंने, इसका मतलब है उनको प्रॉब्लम थी ब्रीदिंग की, वो एंग्जाइटी हो, जो भी वजह हो, लेकिन वो प्रॉब्लम, लेकिन ये इस तरह से मैंने कभी डिस्चार्ज होते देखा नहीं है कि एक जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी साथ आ रहा है, मास्क भी लगा हुआ है, व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, फिर व्हील चेयर उठ के जो है वो चली गई, अदालत चली गई। अदालत जाने के बाद वो व्हील चेयर, वो अदालत वो पूछ रहे हैं जज साहब के वो किधर हैं, उन्होंने कहा जी नीचे हैं, उन्होंने कहा ऊपर लेकर आए, उन्होंने कहा ऊपर नहीं आ सकते, उन्होंने कहा कुर्सी समेत ले आए, वो कुर्सी समेत उनको, तो एक अजब तमाशा लगा तमाम रोज़। और फिर उसके बाद अभी इमरान खान साहब गए, तो इमरान खान साहब ने उससे पहले ट्वीट किया, और ट्वीट जो इमरान खान साहब ने किया तो उसमें उन्होंने कहा कि ज़हनी तशद्दुद का भी बनाया गया है, और उनको जो है वो फिज़िकल टॉर्चर भी किया गया और सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया गया। तो मामला जो है कि बड़ा अजीब सा हो गया अब। और ये हमारे साथ अगर शखावर साहब हों तो मैं उनसे सिर्फ ये पूछूं कि खान साहब को वापस कर दिया है, तो ये अब इनकी ये किसकी कस्टडी में? अच्छा, ये इस वक्त अगर हुकूमत, वजीरे दाखिला को आना चाहिए या किसी और को आके बताना चाहिए कि ये क्या हुआ, ये क्या हो क्या रहा है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि कल खान साहब भी हमायत में रैली निकाल रहे हैं जी। और वो ये मामला पहले तो फंसा रहा पंजाब के दरमियान और वफाक के दरमियान, अब ये मसला वफाक के ही अंदर फंसा हुआ है कहीं, या ये मसला जो है अभी। शखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शखावर साहब, मुझे जरा ये बताइए कि ये शहबाज गिल साहब किसकी कस्टडी में है इस वक्त? हाँ, ये बड़े एक दिलचस्प सूरत हाल है। जी। देखिए, कस्टडी दो तरह की होती है। एक तो पुलिस के पास कस्टडी होती है जो फिजिकल रिमांड होता है जी। या अगर वो जुडिशियल रिमांड पे होते हैं। जी। तो अब ना ये फिजिकल रिमांड में है ना जुडिशियल रिमांड में है। आप इसको कह सकते हैं कि ये इस वक्त ये एक ट्रांजिटरी स्टेज के ऊपर है। जैसे किसी मैजिस्ट्रेट से अगर आप एक जुर्म इस्लामाबाद खबर साहब बेचारे के साथ एक तो पहले जुल्म हो रहा है, आप कह रहे हैं जुडिशियल में भी नहीं है, फिजिकल में भी नहीं है, ये कोई हालत दरमियान में परवाज के क्या? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ मसलन एक बंदा है जो कोई कराची की किसी अदालत में मतलूब है। अच्छा। और वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो जाता है। अब अच्छा। इस्लामाबाद से कराची अगर बाय रोड जाया जाए तो वो 24 घंटे से ज्यादा अरसा गुजर जाता है। अच्छा। तो इसलिए वो फिर उसका ट्रांजिट रिमांड जो है वो इस्लामाबाद से कराची का 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का ये लेते हैं। अब चूंकि इनकी जो है वो कस्टडी अलाउ हुई थी फिजिकल रिमांड की पुलिस को, अब उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो रिमांड नहीं दिया जा सका और वो फिर पिम्स में दाखिल हो गए। और फिर पिम्स ने उनको जब डिस्चार्ज किया, दोबारा जब उनको मैजिस्ट्रेट की अदालत में लाया गया उसके रिमांड को रेगुलेट करने के लिए, तो उन्होंने फिर वहां पे एक हुक्म सादर किया कि चूंकि उनकी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं लग रही तो लिहाजा वो जो 48 घंटे का फिजिकल रिमांड जो ग्रांट हुआ था उसको फिर मौखर कर दिया गया और उनको फिर पिम्स हॉस्पिटल भेज दिया गया इस हिदायत के साथ कि इनको दोबारा मेडिकली एग्जामिन करके उसकी रिपोर्ट पीर वाले दिन दोबारा पेश की जाए। और उन्होंने ये भी वाजे किया कि वो जो 48 घंटे वाला जो फिजिकल रिमांड जो पुलिस को दिया गया था वो अभी तक मौसर नहीं हुआ, वो उस वक्त होगा कि जब प्रैक्टिकली पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेगी। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ना ये फिजिकल रिमांड पे है ना ये जुडिशियल रिमांड पे है, ये एक ट्रांजिटरी एक जो कस्टडी है उनकी जो इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में है। नहीं तो कस्टडी किसकी कस्टडी में, यही तो पूछ रहा हूँ। वो कस्टडी जेल की है, वो कस्टडी इस्लामाबाद, कस्टडी किसकी है वो? देखिए, वो कस्टडी अब मैं आपको कह रहा हूँ कि वो ट्रांजिटरी कस्टडी है। वो उस पे पुलिस के पास जरूर है लेकिन पुलिस ने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यानी इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक उनको वहां पे दाखिल किया हुआ है। नहीं, इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है या जेल है, वो सब जेल है? देखिए, उसकी जो कस्टडी है उसको रेगुलेट तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उनको उनकी हुक्म के ऊपर जो है वो उनको पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है और वो उनको हिदायत दी गई है कि आप पीर वाले दिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट हमें पेश करेंगे तो फिर हम उसका जो फिजिकल रिमांड है जो 48 घंटे का पहले दिया गया था वो उस वक्त जो है वो फिर शुरू होगा। अच्छा, यानी वही पोजीशन है जो कल थी? बिल्कुल वही पोजीशन है, लेकिन
उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ट्रांजिटरी जो है वो उनको रखा गया है पिम्स हॉस्पिटल में। वो उसकी नहीं तो कल भी तो ऐसे ही था शाखावत साहब, कल भी तो यही पोजीशन, कस्टडी आप कह सकते हैं कि वो मैजिस्ट्रेट के हुक्म से उसकी कस्टडी जो है वहां पे दी गई है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि क्या वो सब जेल है? आप उसको सब जेल करार दे सकते हैं। नहीं दे क्या सकता हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं ना। नहीं बिल्कुल, देखिए मुझे अब ये नहीं पता कि उसको नोटिफाई किया हुआ है उस वार्ड को सब जेल या नहीं। नहीं पुलिस ने नहीं लिया ना, तो फिर जेल ने छोड़ दिया है, पुलिस ने लिया नहीं है तो फिर वो उठ के चले नहीं, देखिए डॉक्टर साहब ये बड़ी क्लियर बात है कि वो जब उसको डिस्चार्ज कल कर दिया गया और उनको जब हॉस्पिटल से जब मैजिस्ट्रेट की अदालत में लाया गया तो मैजिस्ट्रेट ने उसकी मेडिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि इसको दोबारा पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसका री एग्जामिनेशन कराया जाए और इसको फिर मंडे को उसकी अगर तो वो पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर इजाजत दें कि ये वाकई फिट है तो फिर उसको दोबारा पेश किया जाए। मेरा सवाल ये है कि उनको मतलब वो जेल में है, वो पुलिस की हिरासत में है, वो ट्रांजिट में समझ गया इस बात को कि कोई दरमियान में है, मगर किसी के कब्जे में तो होंगे ना वो क्या है? कब्जे में है, मैं आपको बताता हूँ जी। वो तो वरना तो उठ के बाहर आ जाए, अभी हम उनको ले आते हैं। देखिए अगर उनसे कोई मिलना चाहता है, मैं आपको बताऊं इस दौरान, तो वो उन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेंगे कि जिन्होंने उनको पुलिस को हुक्म दिया है कि इनको पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाए और मंडे को बमाए मेडिकल रिपोर्ट उसको दोबारा पेश किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की निगरानी में वहां पे पुलिस की कस्टडी में है। अच्छा, ये आज इनको मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वो तकलीफ थी और उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने वो वहां पर रोए भी और उन्होंने तकलीफ में भी थे, प्रॉब्लम में भी थे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। मुझे ये बताएं कि यही सूरत वो डिस्चार्ज कर दें, यानी कल की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, आज की भी तकरीबन नॉर्मल है, आज की तो टोटल नॉर्मल है, कल जो है वो थोड़ी सी उनको टेंडरनेस थी। अब ये पीर को अगर वो कहते हैं कि मुझे फिर तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो मुझे बताएं कि अदालत उसके बाद फिर क्या, एक मेडिकल सर्टिफिकेट आ रहे हैं और एक उनकी अपनी शिकायत है, तो ये क्या होगा? और पीटीआई कह रही है कि आजाद बोर्ड बनाया जाए डॉक्टरों का। देखिए बात यह है डॉक्टर साहब कि इस पे जो कुछ भी होगा वो जो डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड है उनकी ओपिनियन को जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा और इसलिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने हुक्म ये किया है कि इनको इतना पीर तक जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, इनको दोबारा मेडिकल मुआयना हो और वो जो रिपोर्ट देंगे उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस पर आगे ऑर्डर पास करेंगे कि वो जो 48 घंटे का फिजिकल रिमांड है वो पुलिस के हवाले किया जाए या नहीं। ये बताएं मुझे कि ये जो यानी ये सारे जो डॉक्टर्स हैं इनका बोर्ड जो है अब, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनरी डिपार्टमेंट। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो डॉक्टर्स, ये प्रोफेसर हैं सारे और टीचिंग हॉस्पिटल है, हुकूमत पीटीआई ये कह रही है कि ये सरकारी अस्पताल है तो ये रिपोर्टें गड़बड़ हैं और एक अलग से इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। ये कैसे होगा? ये होता है इस तरह? डॉक्टर बात ये है कि इसमें लीगल पोजीशन क्या है? जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए एक आजाद इंसान है ना, उसको शायद इतनी प्रिविलेजेस हासिल ना हो कि वो उसको एज अ मैटर ऑफ राइट तमाम उसके इलाज किए जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, लेकिन जो बंदा कस्टडी में आ जाता है तो उसके हुकूक थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो फिर स्टेट की कस्टडी में होता है। उसकी फिर जो हिफाजत है, उसकी जान की हिफाजत, उसको अगर कोई तिब्बी प्रॉब्लम है तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि वो शहबाज गिल साहब है या कोई और है। तो उसी को सामने रखते हुए क्योंकि वो कस्टडी में है तो उनके बारे में जो भी बोर्ड बनेगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं सीनियर उन पर ही बोर्ड बनेगा। लेकिन अगर किसी को उस बोर्ड की फाइंडिंग पे एतराज है तो उसका भी एक तरीकाकार मौजूद है कि वो फिर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दरखास्त दे सकते हैं कि ये जो बोर्ड है उन्होंने सही एग्जामिन नहीं किया, आप इसके ऊपर एक बड़ा बोर्ड जो है वो तश्कील दे दें। तो इसकी भी गुंजाइश मौजूद है कि लार्जर बोर्ड भी बनाया जा सकता है, इसकी भी कानून में इजाजत है, इसमें कोई ममानियत नहीं है।
नहीं तो जजों का भी लार्जर बेंच बन रहा है, डॉक्टरों का भी लार्जर, ये मुल्क में हो क्या रहा है शाखावर साहब? देखिए वो तो कानून है। अब देखिए मैंने जैसे अर्ज किया कि जी जब एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है तो फिर उसकी तमाम जिम्मेदारियां नहीं रियासत की तरफ नहीं, ज्यादा ये हो तो जाती उनका हैं। मुतमईन होना बड़ा जरूरी है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर यानी डिप्टी कमिश्नर कहेंगे, अदालत कहेगी? देखिए डिप्टी कमिश्नर, वो जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा मजिस्ट्रेट जो होता है डिप्टी कमिश्नर, वो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने का अख्तियार उसके पास होता है। अगर बोर्ड पे किसी को एतराज है या बोर्ड की फाइंडिंग पे किसी को एतराज है, ये आम भी ये कानूनी उसमें ये जो है ना, ये फौजदारी मुकदमात में ऐसा होता है कि अगर कोई किसी के बोर्ड की रिकमेंडेशन से मुतमईन नहीं है, कोई भी फरीक, चाहे वो मुलजिम हो या मुदई हो, तो वो बोर्ड के बारे में बोर्ड को चैलेंज कर सकता है। और उसका जो है रेमेडी ज़ाब्ता फौजदारी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, जो डिप्टी कमिश्नर होता है। अच्छा, लेकिन वो होगा इस्लामाबाद में ही? देखिए होगा तो इस्लामाबाद में ही, लेकिन उसमें इसकी भी कोई ममानियत नहीं है कि अगर कोई और प्राइवेट स्पेशलिस्ट को भी अगर उसमें एंगेज कर दिया जाए तो वो भी डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको भी जो है उनकी खिदमत भी दे सकता है, लेकिन उसको हेड करेगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही कोई ओहदेदार या प्रोफेसर करेगा। अच्छा, यानी इसी इसी बोर्ड के अंदर आप कहते हैं कि मजीद डॉक्टर्स को शामिल किया जा सकता है? देखिए आपने वो मियां नवाज शरीफ वाला जो है आपको केस याद होगा कि उसमें जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसमें जो मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली की तरफ से भी एक रिकमेंडेड डॉक्टर को भी बोर्ड में शामिल कर लिया गया था, तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। और हाँ मैं ये बिल्कुल हुआ समझता था। हूँ कि अगर पीटीआई की तरफ से मुतालबा आता है कि उनके भी किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी बोर्ड में रखा जाए, तो उसमें कोई ममानियत नहीं है, उनको भी बोर्ड में रखा जा सकता है। लेकिन वो जो कलेक्टिव राय होगी वो बोर्ड की कलेक्टिव राय होगी, जिसको जो है सरबराही वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का की कोई ओहदेदार करेगा। अच्छा, ये जो तशद्दुद की बात आ रही है, वो कह रहे हैं तशद्दुद हुआ, रिपोर्ट में तशद्दुद नहीं है, तो इसको क्या ये कैसे सॉल्व? मेडिको लीगल केस है, ये क्या है फिर कहां पे देखिए हुआ बात ये ये? है डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम्म नॉर्मली भी जब भी किसी को किसी मुलजिम का जिस्मानी रिमांड लिया जाता है तो हम्म ये एक रूटीन है कि मैजिस्ट्रेट उसमें लिखता है कि आप उसकी कस्टडी लेने से पहले और बाद में उसका मेडिकल करवाएं, हम्म और ताकि मैजिस्ट्रेट को पता हो कि इसकी पहले रिमांड से पहले की उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है या उसकी जिस्म की क्या हालत है और रिमांड के बाद क्या होगी। ये रूटीन मैटर्स हैं। और उसके अलावा एक और भी डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि जब किसी को जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाता है और वो जब जेल की कस्टडी में जाने लगता है, तो अगर जेल का अमला या सुपरिटेंडेंट उसको ये नजर आए कि ये जख्मी है या उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, तो वो उसकी कस्टडी रिटेन करने से भी इनकार कर सकता है। वो कह सकता है कि पहले इनका इलाज करवाया जाए हॉस्पिटल से और ये इसकी तहकीक की जाए कि ये क्यों जख्मी है, उसके बाद फिर वो जेल सुपरिटेंडेंट उसको एडमिट करेगा। तो ये हुकूक जो है ये शहरियों को हासिल होते हैं और रूटीन में भी ऐसे ऑर्डर जो है ये पास होते रहते हैं। नहीं, वो अगर कह रहे हैं, देखें अब तो इमरान खान साहब ने ट्वीट जो किया है अभी, वो तो उन्होंने बहुत ही खतरनाक ट्वीट है उनका। वो कह रहे हैं कि जिस्मानी भी है तो ज़हनी भी है तो सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, तो ये जो उनका ट्वीट है अभी, तो ये तो बड़ी एक इसको ज़रा बड़ा करेंगे स्क्रीन पे, तो ये तो देखें ना, ये तो बहुत, अब इसको कैसे आगे चला जाएगा? यानी अब इस पे बोर्ड जो बनेगा तो यानी कैसे तय होगा ये? यानी मैं तो देखिए नहीं डॉक्टर समझ साहब पा मैं रहा। आपको बताऊं, देखिए जो भी किसी की भी जो फिजिकल कंडीशन है, किसी के साथ तशद्दुद हुआ है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, उसका तयन तो मेडिकल बोर्ड या मेडिकल ऑफिसर ही करेगा। उसकी ओपिनियन को जो है वो समझा जाएगा कि वो ठीक है। उसके बाद भी अगर किसी को एतराज है तो उसके ऊपर भी बोर्ड बन सकता है। बोर्ड बन सकता तो है, बिल्कुल इसलिए सही है। अच्छा, और फिर उसके बाद, अच्छा पुलिस ने आज कहा हमें 8 दिन का चाहिए, 8 दिन का रिमांड, वो शायद दरख्वास्त अदालत ने एंटरटेन नहीं की। तो अब यानी लेकिन पीर के रोज से वहीं से सिलसिला जुड़ेगा जहां इस वक्त खत्म हुआ। और मैं इसको इस तरह समझ सकता हूं कि इस वक्त वो जेल का अमला भी वहां बैठा है और इस्लामाबाद पुलिस भी बैठी है गालिबन। जी जी, उनकी जो पोजीशन है वो एक ट्रांजिशन की पोजीशन है, जो कि मैजिस्ट्रेट उनकी जो अरेस्ट है या वहां पे डिटेंशन है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, ये मामला बड़ा बहुत उलझ गया गंभीर है। होता आज जा जो रहा है। कुछ हुआ है सुबह देखें, और वो रो भी रहे थे, उनके जो है वो करा सांस भी रहे उखड़ थे, रही उनकी थी आवाज़ें बिल्कुल। भी थीं, और फिर उसके बाद सारा मामला हुआ।
तो बात सारी ये है कि ये अब इसको बहुत से लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं कि जी इन्होंने भी माजी में किया, जो कि मुनासिब बात मेरा ख्याल है, चूंकि चंद लोगों के नज़दीक शायद मुनासिब हो, लेकिन मुनासिब नहीं है ये बात, क्योंकि किसी को भी तकलीफ हो या कोई भी प्रॉब्लम में हो तो उसको उसके लिए बात नहीं करनी चाहिए। और बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, और ख़ास तौर पे जब कस्टडी में हो और एक सियासी शख्सियत हो और एक बड़ी मुल्क की बड़ी जमात के या सबसे बड़ी जमात जो भी कहें आप पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है इमरान खान साहब के वो बिल्कुल राइट हैंड हो और उनके, तो एक तो देखें ये तासुर जो है वो ज़ायल हो गया कि पीटीआई से नहीं खड़ी, तो इमरान खान साहब खुद गए। और जो दूसरी उसमें बात हुई वो ये कि कानून का एहतराम हुआ। वो जब खान साहब से कहा कि वापस चले, बहुत सारे लोग, लेकिन वो वहाँ पर किसी किस्म की तोड़ फोड़ और ऐसी कोई बात नहीं है, अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, बाकी वहाँ पे मरीज हैं सारा, तो वो नारे वगैरह लगे बाहर, लेकिन उसके बाद गालिबन मेरा ख्याल है अब वहाँ पे कारकुन नहीं है। कल खान साहब एक रैली निकाल रहे हैं, परसों जो है वो इमरान खान साहब एक जलसा कर रहे हैं जो शेख रशीद साहब के हल्के में हो रहा है। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हुकूमत इसकी ओनरशिप जो है ना कि क्या हुआ, यानी क्या मामला है क्या नहीं है, हुकूमत थोड़ा सा फिर दोबारा थोड़ा सा वो यानी बैकफुट कह लें, या क्योंकि तशद्दुद हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, फिट अगर वो थे तो डिस्चार्ज कैसे हो गए, तो इसको कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो उस पूरे हुकूमत की तरफ से, क्योंकि बहरहाल हुकूमत की कस्टडी में ही है ना सरकारी अस्पताल में, तो इसको और सियासी इशू भी है, तो वो इसको इंश्योर करें कि भाई ये मामला ऐसे कैसे हो रहा है। और वहाँ पे कुछ वजीर सेहत अगर हमारे हैं तो जाके कोई चक्कर लगाएं, या वजीर दाखिला या वजीर, ताकि वो एक वो हो जाए, सुकून हो कि भाई कोई पॉलिटिकल शख्सियत भी गई है वहाँ। अच्छा, मतलब अदर देन पीटीआई। दूसरी जो बात है, जो खबर है वो ये है कि इस वक्त तकरीबन मामलात, आज जो मीटिंग हुई है और कल शाम को भी इतलात थी और आज दिन में भी, वो जो मामलात थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के, वो ऑनलाइन कट गई, ठीक है ना, इस वक्त वो मुनक़त हो गए। अच्छा, मुकम्मल तौर पे मजीद फासले आ गए, ब्रेक का वक्त हुआ है, उधर नहीं। दूसरा उसको जो इशू ये है कि उधर जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर हैं, जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर हैं और खामोश हैं, और नवाज शरीफ साहब का भी सितंबर में आने का, जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं उनको आना चाहिए। और जो है वो एक खबर ये भी चल रही थी कि वो बरतानिया के साथ मामला, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो सारा, लेकिन दोनों सूरतों में अभी प्लान नहीं बना उनका, अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई। और ये सितंबर का जो, और उससे पहले बहुत सारे मामलात ऐसे मुल्क में हो रहे हैं जिसकी देखें कोई वजह है, तो जरदारी साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं ना, तो जरदारी साहब बाहर बैठे हो, नवाज शरीफ वापस आ जाए, कोई सूरत हाल, इसका मतलब है कोई अजब से कोई यानी अजीब सी, हालांकि जरदारी साहब ने पंजाब में आके तख्ता उलटना था परवेज इलाही साहब की हुकूमत का, जो एक उन्होंने ऐलान भी हुआ था, लेकिन कोई मामलात ऐसे हैं मुल्क में जो गैर यकीनी की कैफियत है। और इस गैर यकीनी की कैफियत में मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूं कि मुल्क के अंदर आफत, इतना सैलाब और इतनी बर्बादी हुई है उसमें कि उसमें आप एक मिनी बजट तो छोड़ दें, रूटीन बजट भी छोड़ दें, शायद एक बड़ा मेगा बजट लोगों के सरों पे आए कुछ अरसे के बाद। सर एक ब्रेक का वक्त हुआ, डॉक्टर साहब वापस आके, क्योंकि उसकी कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि इमरान खान साहब की जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो फासले नजर आ रहे हैं। फासले हैं, वो कोई किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। लेकिन मुझे तो हुकूमत और सिस्टम या एस्टेब्लिशमेंट, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, इस मेडिकल रिपोर्ट को जिस तरह हम पढ़ रहे हैं इसी तरह से हुकूमत के वज़रा पढ़ रहे हैं। मतलब वो हुकूमत इसकी शहबाज गिल साहब के मामले की ओनरशिप क्यों नहीं ले रही? मतलब देखें, सियासत है ना, तो सियासी तौर पे अगर सियासी हुकूमत यहाँ मौजूद है तो जाके दो वज़रा या 2-3 MNAs वहाँ जाके मिल लें शहबाज गिल साहब को, गुलदस्ता, मतलब ऐसा क्या मसला खड़ा हो जाएगा? भाई बात यह है कि इसकी जो ओनरशिप है, इस सारे मामले की एक ओनरशिप होती है ना, तो वो ओनरशिप तो जिस तरह हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उसी तरह हुकूमत के लोग पढ़ रहे हैं रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमने पढ़ी, वो रिपोर्ट उन्होंने पढ़ दी, वही, ये ऐसे नहीं होता। तो उससे ये अंदाजा हो रहा है कि हुकूमत जो है वो भी ओनरशिप नहीं ले पा रही इस मामले की, और वो जो है वो अब ये पीर के दिन कहाँ मामला जाता है। दूसरी बात, उनकी तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्लैरिफिकेशन हुई कि जी वो अभी अपील में नहीं केस लगा और सारा नहीं लगा। इसलिए मैं उस दिन भी कह रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब जो हैं
ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, उस गैर यकीनी सूरत हाल में देखो मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं इधर, अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है, अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है। जब तारीख का हो जाएगा तय तो हम यहाँ बता देंगे, लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतनी गैर यकीनी है कि जरदारी साहब वापस नहीं आ रहे मुल्क में, तो जाहिर है कि वो एक गैर यकीनी सूरत हाल है। बिल्कुल खामोशी आप नोट करें ना, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से। तो ये गैर यकीनी ख़त्म होनी चाहिए किसी ना किसी तरह से, और ये गैर यकीनी चूंकि मुल्क के अंदर जो बहुत बड़े पैमाने पे ये आपने जितनी प्रोजेक्शंस की हुई थी कि जी टैक्स लगेगा और इतने लोगों से होगा, ये सारा का सारा इस वक्त एक आफत मुल्क में आई हुई है। तो आगे जाके मुझे नहीं पता, जो मैंने कल भी बात की थी कि प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए मुल्क में कि देखिए ना, कहीं वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, कहीं पे वो फ्लडिंग हो रही है, कहीं पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुआ है इस दफ़ा बहुत बर्बादी, और मुस्तकिल उस पहल चले जा रहे हैं। तो इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसको क्या लोगों को करना है, कैसे करना है, मतलब कौन सी हुकूमत सूबे में क्या वो कोई इफ्तिताह हो रहा है, कहीं तकरीर हो रही है, सियासत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो बाकी तो अवाम की तो बिल्कुल अवाम तो ख्वार हो गए हैं इसके अंदर। एक बात, दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें खित्ते में बार बार बात करता हूँ कि खित्ते के हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस पूरी सूरत हाल के। ये जो मामला चल रहा है ये श्रीलंका का, श्रीलंका के हम्बन तोता पोर्ट के ऊपर ये जो जहाज आके चाइना का वहाँ पे डॉक कर गया है, तो ये जो वोंग यांग 5 जो है, ये मतलब लॉन्ग व्यू, इसको इंग्लिश में कहें तो लॉन्ग व्यू, ये उनकी 3rd जनरेशन के ये जहाज है, बड़े जहाज, और ये हम्बन तोता पोर्ट पे लैंड कर गए, और ये सर्वेलेंस जहाज है। उसकी वजह से मैंने जो कल भी बात की थी कि इंडिया के अंदर एक तशवीश ये है कि हमने मदद की श्रीलंका की ताकि चाइना का असर कम हो, और चाइना को अलाउ कर दिया श्रीलंका ने कि वो आके यहाँ पे सर्वेलेंस, और अच्छा वो जो सर्वेलेंस का है वो जाहिर है कि वो उसकी रेंज ऐसी है कि अगर आप एक रेडियस, एक ऐसे रेडियस 750 किलोमीटर का करें तो उसमें 6 बंदरगाहें आती हैं भारत की, और 2 उसमें जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो उसमें आती हैं। तो वहां आके चाइना बैठ गया, यानी चाइना आ गया, चाइना ने कहा हम यहां पे बैठे हैं। ये बात मैंने पहले भी की थी कि क्वाड का अगर अमेरिका के साथ मामलात उलझेंगे चाइना के, तो वो ताइवान और उस तरफ अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के साथ साथ वो इंडिया के साथ तो अब नॉर्थ ऊपर और ये साउथ, और इंडिया की जो जाहिर है कि नेवीज जो हैं मुल्कों की रवायती तौर पे नेवीज उस तरह से नहीं बनी हुई जिस तरह की इनकी बनी हुई है। चाइना देखें ना, चाइना का तो ये जो इनका योंग वैंग 5 है, तो पैसिफिक में 1 और 2 पैसिफिक में घूम रहे हैं, जो 3 है वो अटलांटिक में है, गालिबन इंडियन में है 3, 4 और 5वां ये है। और ये वो उस वक्त यूएन लाई और माओ ज़ेडुंग के ज़माने में 60 की दिहाई में ये जहाज इनके से स्टार्ट हुए थे। ये 3rd जनरेशन है उसकी जहाज़ों के, बड़े जदीद जहाज हैं। अब इशू ये है कि एक तो ये मामला, दूसरा ये है कि वो मशकें शुरू हो रही हैं, फौजी मशकें इस पूरी सूरत हाल में जो चाइना और रशिया की। तीसरा मामला ये कि एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट, अल्लाह ना करे कि उस तरफ मामला जाए, लेकिन एक अगर हम यूक्रेन का मैप देखें तो उसमें एक हमें शहर नज़र आता है उनका ज़ेपोरी ज़ेहिया, ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंस करने में इसमें कोई गलती करूँ तो माजरत। ये इनका जो है ये यहाँ पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, और ये जो है उस तरफ अगर हम देखें नाइपर रिवर के उस तरफ हम देखें तो वो इलाके हैं जो कि यूक्रेन के पास हैं जी। और यहाँ पर जो है अब ये न्यूक्लियर प्लांट को रशिया ने शुरू में ही ये ले लिया था, यहाँ पे आ गई थी उनकी फौज, और रशिया जो है वो एक इस पावर प्लांट को काटने जा रहा है यूक्रेन के साथ। तो बड़ा इलाका जो यूक्रेन का है वहां पे बिजली खत्म हो जाएगी, लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि यहां पर रशिया इस प्लांट के ऊपर हमला कर सकता है, यानी खुदा न खास्ता न्यूक्लियर प्लांट पे हमला हो तो क्या रशिया कह रहा है कि यहां पे हमने इसको घेर लिया है, हम इसको दूसरा चरणों नहीं बनने देंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा है,
ठीक है। और रशिया ने इसके साथ ही कैलिनग्राड, लोगों को याद होगा वो छोटा सा कैलिनग्राड जो कि लिथुआनिया और पोलैंड के दरमियान था, अगर मैप पे हम देखें तो वो जो रास्ता था वो कैलिनग्राड, जिसको लिथुआनिया काटने की कोशिश कर रहा था, वो कैलिनग्राड वो 45 की जो खत्म हुई थी दूसरी जंग अजीम, तो उसके बाद वो जब टुकड़े हुए थे जर्मनी के, तो ये जो कैलिनग्राड का इलाका था, अगर हम मैप दिखा सकें तो कैलिनग्राड का जो इलाका था ये टुकड़े हुए थे ना, वेस्ट जर्मनी, जर्मनी के वेस्ट, तुम ले लो, ये ले लो, आगे ले लो, पीछे, तो ये कैलिनग्राड जो था, ये कैलिनग्राड जो रेड कलर का नजर आ रहा है हमें सवाल की कॉरिडोर से, ये रशिया ने ले लिया था, ये जर्मनी का हिस्सा था असल में। तो अब वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स भेज रहा है रशिया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ठीक है, और वहां 90,000 से 2 लाख की करीब फौज है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स वहां पे आ रहे हैं, जो उनके जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल, जो हमने पिछले दिनों बात की थी, उनके हवा की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा हाइपरसोनिक, तो वो मिसाइल वहां पे आ रहे हैं। तो ये पूरा जो रीजन है, और साथ ही उसके वो जो उन्होंने डिमांड की थी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, वो अभी तक वो यूक्रेन में है वो, लेकिन ये कि वो बात आगे नहीं बढ़ी। वो जो गंदम की सप्लाई दुनिया को होनी थी वो भी अब बात आगे नहीं बढ़ी। जो डीमिलिटराइजेशन की उन्होंने बात की थी कि एक जोन बना दिया जाए जहां डीमिलिटराइजेशन, जैसे कोरिया के दरमियान बना हुआ है साउथ और नॉर्थ कोरिया में, वो बात भी आगे नहीं बढ़ी। तो ये सारे जो खित्ते के मामलात, रीजनल इश्यूज हैं, ये ऐसे हैं कि इसमें हर रोज कोई डेवलपमेंट हो रही है, रोज इसमें डेवलपमेंट हो रही है। और अगर वाहिद चीज कोई पाकिस्तान जिसका बतौर रियासत मुतामिल नहीं हो सकता, तो वो ये है कि उसमें अंदरूनी इंतशार और खल्फिशार इतना ज्यादा हो कि ओनरशिप, एक ये भी नहीं पता चल रहा कि, यानी आप ये देखें कि शहबाज गिल किसकी कस्टडी में, इसमें बहस हो रही है, वो इसकी कस्टडी में है, वो उसकी, पहले उस दिन भी ये हो रहा था, अभी भी यही हो रहा है। तो बात यह है कि ये ओनरशिप तो लेनी, और मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत को फौरी तौर पर लेनी चाहिए इसकी ओनरशिप आके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें गवर्नेंस वाला मामला तो चला गया, वो तो बात हुई कि पिछले दिन हमने बात की कि खान साहब ने कहा कि गवर्नेंस वाला। दूसरी बात यह कि अगर मुस्लिम लीग नून या बाकी पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ माजी में ज्यादती हुई है, तो ये वाला जो केस हुआ है, लोग वो पुरानी ज्यादतियां भूल गए, वो लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है कि हनीफ अब्बासी के साथ क्या हुआ था, तो मरीम नवाज साहिबा के साथ क्या, क्योंकि लोगों के जहन में ये वाला जो था कि सियासी कैदियों के साथ क्या, ये वाला भी इमरान खान से ले गए हाथ में। देखिए ना, गवर्नेंस वाला भी नहीं, तो इस वक्त कह रही है कि ये बहुत बड़ी, ये पंजाब में तो हुकूमत आपके इत्तेहादी मीडिया के साथ उनके दौर में क्या हुआ, इधर चैनल बंद हो गया, इधर चैनल, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं ना कि ये तो एक अजीब सा मामला हो गया ना, कि एक बड़ा हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत के बाद बड़ा वो था कि जी हम, और था कि जी खान साहब के दौर में मीडिया के ऊपर बहुत पाबंदियां लगी और लोग, लेकिन मसला है कि यहां चैनल बंद हो गया, यहां पर तो मसला वो बराबर हो गया, वो भी हिसाब किताब, बल्कि अब लोग पुराना भूल के ये, इसी तरह से वो महंगाई और बाकी सारे इशू उनके गले पर, इसी तरह से वो जो सियासी कैदियों वाला मामला था कि उनके दौर में किसके साथ क्या हुआ, वो मरीम नवाज, अब वो याद दिलाना पड़ रहा है। मसला ये है कि लोगों के जहन में इसे शहबाज गिल आ रहा है, अब पूछे तो सबसे पहले शहबाज गिल। तो इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि जब इस सेटअप में आए थे ना, इसमें रिलीफ मिली है किसी किस्म की, सारा का सारा जो बोझ था वो हमारे दौर में, देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना लोगों की, लोग भूल गए हैं कि क्या हुआ था उस वक्त। तो कहते थे उस वक्त कि हाँ यार मरीम नवाज साहबा देखें उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, ये किया जाए, लेकिन अब मसला ये है कि अब इस वक्त वो पुराने क्लिप चलाने पड़ रहे हैं उन्हें, लोग कह रहे हैं भाई शहबाज गिल के साथ क्या किए। तो ये जो इशू था, इसको भी पीटीआई ले गई अपनी तरफ, और ये मामला जो है ये संगीन मामला है। देखिए ये इसमें वो कह रहे हैं कि जी खान साहब की जान को खतरा है, खान साहब जो है वो, मतलब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हुकूमत को, आगे आके जो है वो एक कदम आगे, 3 कदम, 1 कदम आगे, 2 कदम आगे आके इसको ये देखें, खुद हुकूमत देखे कि ये मेडिकल का मामला क्या है, इल्जामात क्यों लग रहे हैं, वो सरकारी अस्पताल में हैं, वो इस्लामाबाद है, यानी अब ऐसा भी नहीं है कि आप कहेंगे जी पंजाब में हुकूमत परवेज इलाही साहब की है तो पंजाब की जेल में अडयाला में क्या करेंगे, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद के अंदर जाके देखें, सारा सिलसिले को लुक आफ्टर करें, और इसकी ओनरशिप नहीं, ये अगर आप टीवी पे बैठ के जैसे कहा ना, ये तो सारे टॉक शोज में डिस्कस हो रहा है, तो वही हुकूमत भी करेगी, तो वो तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद जो मैंने पहले बात की थी कि अहम फैसले अगर कर रहे हैं आने वाले दिनों में, अहम फैसले करने हैं ना चंद दिनों के बाद, तो मुझे ये बताएं कि उसमें अगर इतनी कशीदगी होगी और इतनी सूरत हाल, तो ये लग रहा है कि हुकूमत तो कर ही नहीं पा रही, हुकूमत के पास, तो फिर वो कैसे हुकूमत जो है
वो अगर मतलब है कि कीमतें बढ़ गई तो नवाज शरीफ साहब नाराज हुए, मरीम नवाज साहबा, यहाँ पे कैदी का मसला चल रहा है, वो पहले तो पंजाब का मसला, अब तो इस्लामाबाद है, तो इसकी ओनरशिप तो कोई ओनरशिप ले, फिर कोई मुकालमा शुरू हो, फिर तो वो चूंकि उसका फुकदान नजर आ रहा है, तो एक अदम इस्तेकाम है मुल्क में। सर अब यहाँ पे सवाल सैलाब ये भी है कि शहबाज गिल साहब के हवाले से अगर रिपोर्ट्स ही आ रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक है, तो बार बार उनको हॉस्पिटल क्यों लाना पड़ रहा है, और खान साहब इतना कॉन्फिडेंट होकर बयानात क्यों दे रहे हैं कि वाकई में उनके साथ तशद्दुद भी हो रहा है और जिनसी ज्यादती के हवाले से ना तशद्दुद तो उनके साथ ये तो डॉक्टर्स तय करेंगे ना, ये तो डॉक्टर्स तय करेंगे कि, और मेडिको लीगल केस देखें, वो जो बात पहले थी कि ये अडियाला जेल वाले लेते ही ना, अगर वो अडियाला, अगर उनकी उस वक्त तबीयत ठीक ना होती तो अडियाला जेल उनको नहीं लेता, और अडियाला जेल में जाकर उनसे मिले वजीर दाखिला पंजाब के, उनका बयान बाद में चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो, पहले उन्होंने कहा बिल्कुल खैरियत से हैं, बाद में उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद वो यहाँ आए, उस वक्त जब यहाँ पर आए तो उनको दमे की तकलीफ थी, एजमा था, अस्पताल के अंदर तो जाहिर है कि ये मामला तशद्दुद नहीं हुआ। अब ये कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या, इसमें हर किस्म की कहानी घूम रही है। मसला ये है सारा कि इसको मेरे लिए जो चीज अजीब सी है वो ये है कि वो उनको डिस्चार्ज कैसे हुए, वो डिस्चार्ज कैसे हो गए, और इस तरह से डिस्चार्ज हो गए, पुलिस ला रही है उनके व्हील चेयर पे बिठा के, तो वो एक अजीब सा तासुर गया, और वो तासुर जज साहब ने कहा कि इनका इलाज करा के लाओ। ये देखे ना, वो अगर वो जज, अदालत अगर ये कह सकती थी, लेकिन आप अदालत ने नहीं माना ना, उस अदालत ने कहा कि जाके इनको ट्रीट करा के फिर दोबारा मेडिकल करके लाएं, तो एक तरह से अदालत ने उनकी देख के, वरना देखें अदालत के सामने तो लोग जाके कह भी सकते हैं कि सांस फूल गया, देखें ये हुआ वो, अदालत ने कहा ना कि जाके इनको आप दोबारा पीर के दिन लाएं। तो अब ये हुकूमत का फर्ज है कि हुकूमत कहीं इंटरवीन करे दरमियान में आके और देखे कि भाई ये क्या मामला हो रहा है। ये मामला चल रहा है अदालत, पीटीआई के कारकुन और वकील और शहबाज गिल साहब, इसमें पहले तो पंजाब हुकूमत के उस पर था, ठीक है ना, कि परवेज लाई क्या करेंगे, तो उनके वज़ीर दाखिला क्या करेंगे, लेकिन अब तो इस्लामाबाद है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें पता चले कि ये जो शहबाज से शहबाज तक का इस्लामाबाद है, इसमें हो क्या रहा है। जब हमें ये पता चलेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि शहर के एक कोने पे एक शहबाज है तो दूसरे कोने पे दूसरे शहबाज हैं, कौन फंसी हुई है बीच में। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हुकूमत आके इसकी ओनरशिप ले और इस मामले को आगे चलाए। सर असद उमर साहब और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनको भी एफआईए की जानिब से तलब किया गया। अच्छा, ये कोई मशवरे दे रहा है, ये कोई मशवरे दे रहा है खान साहब को कि आप लड़ें, और आप लड़ें, और चूंकि ये खत्म हो गए मामला, बिल्कुल खत्म हो गए। मैं बताऊं इस वक्त की रिपोर्ट ये है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात उनकी नहीं हो रही, तो लड़ें तो उसके नतीजे में मामला तो वो अब, लेकिन ये गलत मशवरे हैं कि एफआईए का अब नोटिस आया है तो जवाब नहीं देना, और ये तो उसके नतीजे में वो तौहीन अदालत का भी वो, क्योंकि तौहीन है ना, अदारा है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के अंदर एक दबाव बढ़ रहा था कि जी हम, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको, मेरी बात हुई कुछ लोगों से इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि जी अजीब चीफ इलेक्शन कमीशन ये तो दबाव में आ गए, ये तो इमरान खान, तो उन्होंने वो उनको नोटिस जारी कर दिए कि वजाहत करें, खुद आए, ये वकील इनके इंगेज हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इतने मामला खुलते जा रहे हैं कि हर जगह फैसल चौधरी साहब या बाबर एवान साहब या वो जो शोएब शाहीन साहब हैं या बाकी लोग तो नहीं, बहुत ज्यादा केसेस खुल रहे हैं, इधर पेपर चैलेंज, उधर पेपर, ये फलां, उधर दिमाग ना, वो कंज्यूम हो रहे हैं लोग। तो ये, और उधर से जो, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त पीटीआई हुकूमत में नहीं है और अवाम का एक बहुत एक पावर साथ है उनके, तो क्या इस वक्त इस तरह की जारिहाना सियासत उनके फेवर में नहीं है? मसला ये है कि देखें, असल बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। अल्टीमेटली ये सारा का सारा उनके ऊपर आएगा और वो फैसला करेंगे। और मैं अपनी उस राय पे अभी भी कायम हूं, जो मर्जी कहें कि नवाज शरीफ साहब इस सेटअप से खुश नहीं थे और ना अब हैं, कि ये क्या मसला गले पड़ गया है। देखिए ना, अभी शहबाज गिल साहब का नवाज शरीफ सोच रहे हैं बैठ के कि यार एक मिनट है, मैं वास्ते का प्लान कर रहा था, ये फिर शहबाज गिल आ गए बीच में, इमरान खान आ रहे हैं, फिर कल रैली निकालेंगे, फिर लोग होंगे, फिर परसों जलसा होगा, फिर वो कहेंगे भाई एक मिनट ठहर जाओ, इनको बताओ कि भाई मैं भी जेल में रहा हूं, मेरे लोग कहेंगे नहीं कौन, ये देखें ये तो शहबाज गिल। तो ये जो था ना सारा सिलसिला कि जो, और वहां पे देखें, वहां पर मरीम नवाज साहबा की जब गिरफ्तारी हुई वालिद के सामने, वहां पर बड़े इश्यूज हनीफ अब्बासी साहब को लेके गए, फरियाल तालपुर साहब, मसला ये कि वहां पर भी हुआ, लेकिन ये जो इशू आया है तो वो लोग वो भी भूल गए, वो महंगाई इधर आई तो लोग पहले भी भूल गए, वो गवर्नेंस आई तो वो भी भूल गए। तो ये आखिर में मतलब
अब तो बनता है ना, नवाज शरीफ साहब पूछें शहबाज शरीफ साहब से कि यार मैं तुमसे बात करूं शहबाज, मतलब ये नंबर मैं वजीर आजम हाउस का मिलाऊं या मैं पिम्स का मिला के उस शहबाज से बात करूं कि वो जरा सूरत हाल को, मतलब ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, किसके हाथ में है? सही हो गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सिस्टम नहीं चल रहा। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरुद्वारा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।